गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा था, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। अब मेंडल के कुछ गणितीय विश्लेषण हैं, जिससे सबसे पहले हम युग्मकों की संख्या, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था युग्मकों की संख्या कैसे निकालते हैं। 2 टू द पावर n। n क्या है? विषम युग्मजीय जीनों की संख्या। जैसे इसमें विषम युग्मजीय जीन कितना है? 1 है, तो गैमीट कितने बनेंगे? 2। इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो गैमीट कितने बनेंगे? 4। हमने आपको बताया था 4 गैमीट बन रहे थे। नेक्स्ट है किसी पीढ़ी में जीनोटाइप की संख्या। जीनोटाइप कितने प्रकार के बनेंगे? उसका फॉर्मूला है 3 टू द पावर n। n होता है क्रॉस का प्रकार। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो n बराबर 1। आपने देखा था 1:2:1 का रेशियो होता था, तो n बराबर 1 है, तो जीनोटाइप कितने होंगे? 3 टू द पावर 1 3। डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 होता है 9। 3 इंटू 3 9। आपने देखा होगा कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो जो जीनोटाइप्स हमको मिले थे वो कितने मिले थे? 9 प्रकार के हमको जीनोटाइप को मिले थे। ये आप देख सकते हैं 9 प्रकार के जीनोटाइप। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइप के हमको जीनोटाइप मिले थे, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको 3 टाइप के जीनोटाइप मिले थे। ठीक है, लंबा जो कि शुद्ध था, लंबा विषम युग्मजीय, और छोटा समयुग्मजीय। ठीक, किसी पीढ़ी में हम फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। n फिर वही है क्रॉस का प्रकार। मोनोहाइब्रिड के लिए है 2 टू द पावर n, यानी n बराबर 1। तो 2 प्रकार के फिनोटाइप आपको दिखते हैं, लंबे और छोटे। ठीक है, ये रेशियो है, लेकिन 2 प्रकार के। डाई हाइब्रिड में n टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 टाइप्स के आपको फिनोटाइप्स मिलते हैं। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो हमेशा क्या होता है? 3:1, उसकी पावर n। n फिर क्रॉस का प्रकार है। जैसे मोनोहाइब्रिड में क्या था? 3:1। तो इसको 1 है, मतलब एक ही बारी आएगा, तो 3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ 2 लगा देंगे। 3 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1 अगर हम करते हैं तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9। 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हम इसी से निकालेंगे, 3:1 से। जीनोटिपिक रेशियो का फॉर्मूला है 1:2:1। उसकी पावर करेंगे n। n क्रॉस का प्रकार है। मोनोहाइब्रिड में n बराबर 1, तो इसका रेशियो है 1:2:1। डाई हाइब्रिड में हम n लिखेंगे 2, तो हम इसको मतलब हम 1:2:1 को 1:2:1 से क्रॉस करेंगे। तो तरीका वही है क्रॉस करने का, इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे। तो ये आप देखेंगे ये हमारा क्रॉस आया था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था। अब संतति की संख्या, कितनी संतति बनेगी, प्रोजेनी कितनी बनेगी, उसका फॉर्मूला है 4 टू द पावर n। तो n बराबर 1 का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो 4 टू द पावर 1। 4 प्रकार की संतति बनती है, 4 प्रोजेनी बनती है, 4 संतान बनती है। और n2 है तो 16 प्रोजेनी हमारी बनती हैं। ये 16 प्रोजेनी आपको याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 प्रोजेनी हमको यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अब क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? देखिए, मेंडल ने इनको कारक बोला था। ये क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बाद में जो है सटन और बोवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोम क्या क्या सिद्धांत क्या कहता है कि जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्र पर होते हैं, और गुणसूत्र ही वो होते हैं जो पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन में भाग लेते हैं। अर्थात क्रोमोसोम जीन के वाहक होते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीन गुणसूत्र पर होते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? सटन और बोवेरी ने ये बात बताई थी। सटन और बोवेरी ने बताया कि गुणसूत्र के जोड़े बनाने या पृथक होने पर उस जीन का जोड़ा बनता या पृथक होता है। तो उसको हम अब गुणसूत्र से समझते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया था 1902 में, क्योंकि 1900 में मेंडल के कार्य प्रकाश में आए थे।
अब आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन को जानने से पहले आप जानते हो कि ये 2 फेज़ में होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में ये होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज़ में होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आप जानते हो प्रोफेज़ फर्स्ट होती है। प्रोफेज़ फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मेटाफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़ फर्स्ट, फिर एनाफेज़ फर्स्ट और फिर टीलोफेज़ फर्स्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जानते हो मेटाफेज़ में गुणसूत्र केंद्र पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये गुणसूत्र फैले हुए हैं और ये मेटाफेज़ में सेंटर पर आते हैं समजात गुणसूत्र। एनाफेज़ में ये पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, पोल्स की तरफ जाते हैं। और टीलोफेज़ में यहाँ पे सेल वॉल बन जाती है, ठीक है। अब इनमें फिर आप जानते हो कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जो समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें भी ये होता है प्रोफेज़ फर्स्ट, प्रोफेज़ सेकंड, मेटाफेज़ सेकंड, एनाफेज़ सेकंड, टीलोफेज़ सेकंड, ठीक है। तो अब अंतर क्या है अर्धसूत्री विभाजन में आपको मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक रिवाइज इसमें आपको कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हम जानते हो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम एक तंतु के समान दिखाई देता है और आपको मैंने ये भी बताया था कि क्रोमोसोम एक गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र विभाजन के समय अपनी प्रतिकृति बना देता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी गुणसूत्र की प्रतिकृति बनी हुई है, यानी डीएनए से डीएनए बना है। तो जब हम इसे खोल के देखते हैं तो आप इसको इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, इनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, याद है ना आपको। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में सपोज ये 2 समजात गुणसूत्र है, ठीक है। अब मेटाफेज़ फर्स्ट में क्या होता है कि मेटाफेज़ फर्स्ट में ये गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। देखिए ए, कैपिटल ए इधर आ गया, स्मॉल ए इधर आ गया, इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर है, ये मेटाफेज़ फर्स्ट में होता है। उसके बाद मेटाफेज़ सेकंड जब आती है, तो दूसरा चरण होता है, उसमें क्या होता है, इसमें एक सेल से 2 सेल्स बन गई, एक सेल से 2 सेल बनी। इसमें कैपिटल ए आया, इसमें स्मॉल ए आया। तो यहाँ पे तो समजात गुणसूत्र क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, यानी पेरेंट सेल में 2 गुणसूत्र थे और डॉटर सेल में आपको एक एक दिख रहे हैं एक एक। अब मेटाफेज़ सेकंड में क्या होता है, ये समजात, ये आपका समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें ये गुणसूत्र 2 भाग में ऐसे टूट जाता है, ये डीएनए प्रतिकृति अलग हो जाती है। अब समजात गुणसूत्र अलग नहीं हो रहे हैं, अब गुणसूत्र के 2 डीएनए अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल ए, ठीक है। इसके अंदर फिर ऑलरेडी दूसरा ये अपना समजात बना लेगा, ठीक है। स्मॉल ए, ये 4 युग्मक बन गए, गेमीट बन गए। इनमें देखिए गुणसूत्र आधे हैं, यहाँ कितने थे, 2, इनमें कितने हैं, एक एक, ठीक है। तो सबसे पहले ये समजात अलग हुए, उसके बाद क्या हुआ, अब जब इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, इसमें भी एक गुणसूत्र है, इसमें भी एक गुणसूत्र है, तो आप बोलोगे अब आधे आधे होने चाहिए, आधे नहीं होते बेटा, होते पूरे हैं। देखिए पूरी लेंथ वाइज मैंने इनको सेपरेट किया है। तो ये पूरे कहाँ से होते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर डीएनए है, इसने अपनी प्रतिलिपि बना ली, अपना जैसे डीएनए बना लिया, समझ गए। इसीलिए सूत्री विभाजन में जब गैमीट बनते हैं उसमें हमेशा गुणसूत्र आधे होते हैं, हाफ होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाया जाता है। तो इसमें जो बोवेरी और सटन है उन्होंने यही बताया, मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए ये गोल और पीले बीज हैं जो आप जानते हो कैपिटल वाई कैपिटल आर से लिखे जाते हैं, वाई वाई आर, ठीक है। ये मैंने जो कलर्ड किए हुए हैं, ये कलर्ड वाले आपको याद रखने हैं, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, प्रभावी नहीं, अप्रभावी है, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2 इसमें से आए, 2 इसमें से आए, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें से आया, कैपिटल वाई स्मॉल आर इसमें से आया, ठीक है। मैंने एक एक बनाए हैं, बनेंगे दो, क्योंकि इसमें 4 है ना, तो
तो एक गेमिट में 2 हो गया, एक और मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इससे 2 बने और इनमें गुणसूत्र आधे हो गए, ठीक है। अब इनमें क्रॉस हुआ तो फिर यहाँ पे गोल पीले कैसे आए थे, आप जानते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अब बात ये होती है कि 4 प्रकार के गेमिट क्यों बन रहे हैं। 4 प्रकार के गेमिट इसलिए बन रहे हैं, देखिए इनकी 2 स्टेज बताई गई है सूत्री विभाजन के समय। एक में क्या हुआ कि जब इनमें पेयरिंग हुई तो जब ये जो सेल थी, ये सेल यहाँ से टूटेगी 2 भागों में, देखिए यहाँ से ये 2 सेल बनाएगी, एक सेल से 2 सेल बनेगा, यहाँ भी एक सेल से 2 सेल बनाएगा, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक सेल में पोल पे है, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर दूसरे पोल पे, यानी जब यहाँ से डिवाइड होंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक जगह आ गई, स्मॉल वाई स्मॉल आर एक जगह आ गई, ठीक है। वहीं आप इससे बनने वाले, ये मेटाफेज फर्स्ट की कंडीशन है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल आर एक तरफ आ गए, यहाँ स्मॉल वाई और कैपिटल आर इस पोल पे। कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब अगर जो डोमिनेंट हैं वो दोनों अगर आपके इधर बाई साइड हैं तो ये एक साथ आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बाई साइड एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है। पेयरिंग तो ये कर रहे हैं ना, आर के साथ आर है, लेकिन ये आर और आर एक्सचेंज हो गई, स्मॉल आर इधर आ गया, कैपिटल आर इधर चला गया, कैपिटल आर इधर चला गया, स्मॉल आर इधर आ गया। तो जब इससे गेमीट बनेंगे तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर। तो कहने का मतलब ये है कि मेटाफेज फर्स्ट के समय, कब, मेटाफेज फर्स्ट के समय, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, गुणसूत्र किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यही तरीका बताता है कि कितने गेमीट बनेंगे। उसके बाद तो मैंने आपको ये बताया था कि ये यहाँ पे तो समजात गुणसूत्र अलग हो गए, यहाँ पे इनके क्रोमेटिड्स अलग हो जाते, ठीक है। अब ये 2, अब फिर यहाँ पे फिर वही विभाजन हुआ, इस डायरेक्शन में विभाजन आपको देखना है, इस डायरेक्शन में विभाजन हो रहा है, तो ये 1 से 2 सेल में बटेगा, इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे 2 सेल बनी ना। अब क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो कैपिटल वाई और आर है, तो ये सेम ही बनेंगे, दोनों सेल सेम बनेगी। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा, मैं पिक भेजूँगी आपको। तो आप देखिए वाई आर 9 बने, ये कैपिटल है, डोमिनेंट है, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर ये 3 बने, ये पेरेंटल है, और ये कैपिटल वाई स्मॉल आर ये 3 बने, स्मॉल वाई कैपिटल आर ये 1 बना। तो ये क्यों हुआ, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेंडल ने जिनको कारक बोला था वो गुणसूत्र पे उपस्थित जीन है, और मेटाफेज फर्स्ट में ये समजात गुणसूत्र किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दोनों प्रभावी एक ही पोल पर होते हैं या एक प्रभावी एक पोल पे होता है, ये डिसाइड करेगा कि जो गेमीट बनते हैं 4 प्रकार के वो किस प्रकार से बनते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।